म्यू अस्पताल की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। हम लेके जाएंगे अंदर और इसके साथ साथ ये भी हम अंदर लेके जाएंगे। कौन पूछेगा ने सब कर दिया बेनकाब। विजय परसों का बाकी एमरजेंसी बंदे अंदर वड़ के फैर मार गया कि भाई 100 रुपये अंदर लाओ तो नहीं, वो गार्ड ਨੂੰ पैसे लाए होने ना। हाँ जी। मैं प्रोग्राम नहीं बगैर परमिशन के शूट कर सकता। एक बंदा बाहर से आके बंदा शूट कर जाता। बाकी ये बुढ़ियां की ड्यूटी उन्होंने मर्जी लाता जी क्योंकि उन्होंने लगी मैं साहब कहा। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। म्यू अस्पताल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक शख्स पिस्टल लेके म्यू अस्पताल के अंदर आया और उसके बाद एक शख्स को शूट किया और वापस चला गया। क्या हमारे डॉक्टर सिक्योर हैं? क्या म्यू अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके लवाहिकीन अपने आप को महफूज तस्वुर कर सकते हैं? बहुत से सवालात हैं, लेकिन चंद सवालात लेकर आज हम म्यू अस्पताल पहुंचे हैं। यहाँ की सिक्योरिटी दिखाएंगे कि किस हद तक ठीक है या टाइट है, और फिर बात करेंगे जिम्मेदारान से कि आखिर कैसे ये सब हो जाता है कि एक पिस्टल लेकर शख्स अंदर आता है और उसके बाद यहाँ पर फायर करता है और चला जाता है। आइए मेरे साथ। आज म्यू हॉस्पिटल की सिक्योरिटी आपके सामने लेके आएंगे, इसको एक्सपोज करेंगे। क्या यहाँ पे लोगों को चेक किया जाता है? ये नहीं किया जाता, क्योंकि हाल ही में एक वाकया पेश आया यहाँ पे कि जिसमें एक बूढ़े जख्मी शख्स को जो है वो कत्ल कर दिया। पिस्टल लेके बिल्कुल आराम से अंदर आए और उसके बाद आप जिसको मर्जी कत्ल कर दें। मेरे पास मेटल और हम लेके जाएंगे अंदर और इसके साथ साथ ये भी हम अंदर लेके जाएंगे। डॉक्टर के भेस में हम जाएंगे। डॉक्टर के भेस में जाने का फ़ायदा कुछ ये होता है कि थोड़ी लिवरेज मिल जाती है, थोड़ी आसानी हो जाती है चहलकदमी करने में, आगे पीछे जाने में। तो कोशिश करेंगे कि चप्पा चप्पा जो म्यू हॉस्पिटल का है वो आपके सामने रखें कि किसी जगह आपको सिक्योरिटी रोकती है या नहीं रोकती, चेक किया जाता है या नहीं किया जाता। यानी यहाँ पे आने वाले जो मसीहा है इंसानियत के, उनकी सिक्योरिटी और मरीजों की सिक्योरिटी किसके हवाले होती है, ये आपको दिखाते हैं। कौन पूछेगा ने म्यू अस्पताल की सिक्योरिटी को आश्कार करने और हकाइक सामने लाने की ठान ली। इस मकसद के लिए टीम कौन पूछेगा म्यू अस्पताल पहुंची। हम डॉक्टर के भेस में थे। मेटल हमारे पास मौजूद था। हम देखना चाहते थे कि क्या किसी जगह पर वॉक थ्रू गेट में या फिर गार्ड कहीं ना कहीं से हमें रोकता है या नहीं। जब आप म्यू अस्पताल में दाखिल होते हैं तो आपसे पार्किंग की फीस तो ली जाती है, टोकन दिया जाता है, लेकिन उसके बाद आपको कहीं पर चेक नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कातिलों की आसानी से यहां पर आमद हो सकती है। क्या गार्ड्स यहां पर मौजूद हैं? अगर हैं तो आखिर क्यों वो चेकिंग नहीं करते? आपको आज के इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। इमरजेंसी में हम गए हैं। गार्ड्स वहाँ पे खड़े थे, 2 गार्ड्स वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। इसके साथ साथ रूम और वॉक थ्रू गेट से गुजरते हुए आगे पहुँचे। ऊपर भी हम गए वार्ड्स में, लेकिन किसी को पूछा नहीं कि आप कहाँ पे जा रहे हैं सर, क्यों जा रहे हैं, तलाशी नहीं ली गई। मतलब मैं बल्कि वॉक थ्रू गेट की तरफ से नहीं गुजरा, बल्कि दूसरी साइड से गुजरा हूँ, और वहाँ से भी नहीं पूछा गया कि आप इधर से गुजरें, क्योंकि वो बाहर जाने का रास्ता है। बेशक आप डॉक्टर, बेशक कोई भी है, आपने गुजरना तो वॉक थ्रू गेट के जरिए, लेकिन नहीं रोका गया। अब आगे वार्ड में दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या होता है। इमरजेंसी के बाद हमने रुख किया बच्चा वार्ड का। चिल्ड्रन वार्ड में हम दाखिल हुए। वहां पर एक गार्ड मौजूद था और एक अंदर बैठा हुआ था। दरवाजा बंद था। लोगों को जाने से रोका जा रहा था, लेकिन चेकिंग नहीं की जा रही थी। यहाँ पर हम दाखिल हुए तो हमारे लिए दरवाजा खोल दिया गया। हम अंदर दाखिल हुए और उसके बाद एक वार्ड तक जा पहुंचे। यहाँ पर गार्ड मौजूद थे, लेकिन इन्होंने भी चेक नहीं किया। आखिर क्यों? क्या वजह है? चिल्ड्रन वार्ड के बाद हमने सर्जिकल टावर के बिल्कुल सामने घड़ी वार्ड का रुख किया। यहां पर 2 गार्ड्स मौजूद थे। हमें लगा कि यहां पर हमें रोका जाएगा या फिर तलाशी ली जाएगी। हमारा डब में साफ नजर आ रहा था, लेकिन रोकने की कोई जुर्रत नहीं कर रहा था। यानी यूं कहिए कि यहां पर अपनी ड्यूटी सरंजाम नहीं दी जा रही थी और हम अंदर दाखिल हो गए।
आपने देखा कि हमने मेटल के साथ यानी असलहे के साथ म्यू अस्पताल की मुख्तलिफ जगहों का विजिट किया। ना तो इमरजेंसी में रोका गया, ना चिल्ड्रन वार्ड में हमें मना किया गया और ना ही घड़ी वार्ड में जाने से रोका। हम आजादाना नक्लो हरकत कर रहे थे। हम हैरान थे कि एशिया के सबसे बड़े अस्पताल यानी म्यू अस्पताल में यह किस किस्म की सिक्योरिटी है। यहां पर आने वाले मरीज और उनके लवाहिकीन या फिर डॉक्टर्स की सिक्योरिटी कहां है? क्या उन्हें एहसास तहफ्फुज दिलाया गया है या नहीं? इसकी वजह तो जाननी बहुत जरूरी है। डॉक्टर का कॉस्ट्यूम उतार दिया है, हर जगह पे तो गए हम, मुख्तलिफ जगहों पे, और हमारे पास और इसके साथ साथ भी था। ये देखिए, यहाँ पे हम बिला झिझक बिला रोक टोक हर जगह पे गए, हर वार्ड में गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा हमें। किसी ने रोका तक नहीं कि भाई कहाँ जा रहे हैं आप, किस जगह पे जाना है, किससे मिलना है। नो, मतलब यहाँ पे क्रिमिनल को रोका तक नहीं जाता। और ये यहाँ पे गार्ड्स क्या करते हैं, सिर्फ खड़े होकर गपशप लगाने की सैलरी लेते हैं, खड़े रहते हैं आराम से। और इसीलिए ऐसे वाकयात होते हैं जो पिछले दिनों यहाँ पर मियो हॉस्पिटल के अंदर हुआ कि एक जान चली गई। एक शख्स आया, उसने पिस्टल लगा रखा था, किसी ने नहीं रोका। यहाँ पे गेट किस लिए लगाए गए हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप किस लिए, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता सिक्योरिटी का, क्यों? यहाँ पे वॉक थ्रू गेट अगर एक्टिव नहीं है तो एक्टिव होने चाहिए, क्योंकि यहाँ आम लोग आते हैं। यहाँ पे वो आते हैं जिनकी दुश्मनियां भी होती हैं, जो जख्मी हो जाते हैं और यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आते हैं। आपने देखा कि हम मुख्तलिफ जगहों पर गए, मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट किया, हमें किसी ने नहीं रोका। है या नहीं है, वॉक थ्रू गेट ठीक है या नहीं ठीक, इस पर कोई तवज्जो नहीं। कौम के मसीहा, इंसानियत के मसीहा ये डॉक्टर्स जब यहाँ पे आते हैं तो इसका मतलब है ये अपनी जान हथेली पर रखे हुए हैं कि कोई भी शख्स लेगा उसके बाद दाखिल होगा और इनको शूट करे या किसी को भी करे, यहाँ पे उत मचाए, जिस किस्म की मर्जी धेंगा मुश्ती हो, उसके बाद जो है वो पर्चा भी दर्ज होगा, उसके बाद कानून हरकत में आ गया। लेकिन उससे पहले के मेजर्स नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि ये कीमती नहीं है। ये वो ब्रेन्स हैं कि जो इंतहाई कीमती हैं, जो इंसानियत के लिए और हमारी बका के लिए भी। यहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस इशू पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं हैरान हूँ, बहुत सी जगहों पे तो सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है, मतलब हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं होती? ये पिछले दिनों वाक़या पेश आया, तो उसके बाद आपको क्या लगता है, आते हुए एहसास तहफ़्फ़ुज़ है? ये पहली बात तो ये है कि ये पहला वाक़या नहीं है। म्यू एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इसको कहते हैं, सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। हमें सिक्योरिटी के रोज़ाना मसले होते हैं। हमारे पिछले 1 महीने की आप FIR जो हमने अपने नाम से करवाई हुई हैं, 15 से 16 FIR हैं सिर्फ पिछले महीने में। अभी 2 बजे, मतलब आज के दिन 2 बजे, अभी जो एमरजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था उसको बंदे आए हैं, 4 मार के चले गए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हालात नहीं है। जो उस दिन इंसिडेंट हुआ वो यही है कि हमारे मुल्क का यही मसला है, जब तक किसी की कुर्बानी नहीं दी जाती तब तक ये मसले मसाइल इसी तरह रहते हैं। हमारे तो यही है कि उस दिन वो हमारे लिए फिर अच्छा हुआ, हम यही कहेंगे कि हमारे लिए अच्छा हो गया कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ। उसके बाद कुछ मीडिया पे आया, बिल्कुल, उससे पहले तो हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे ये चलता है। हमारे पास जो पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है। जो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं 150 हैं, उनमें से 60 सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास हैं, बाकी 70 सिक्योरिटी गार्ड कोई सेक्रेटेरिएट में कर रहा है, कोई और अरकान अहबाब के घरों में जाके ड्यूटीज़ पे कर रहे हैं, घरों पे ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जो उनके पर्सनल गार्ड्स बने हुए हैं। यानी जो सिक्योरिटी हॉस्पिटल के 70 गार्ड्स जो हैं वो या तो कोठियों पे तैनात हैं या किसी और ऑफिसेज में, बिल्कुल सेक्रेटेरिएट में, बिल्कुल इसी तरह जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। जो सिक्योरिटी कंपनी है वो हमारे 260 गार्ड देने की पाबंद थी, उसने 60 से 70 गार्ड दिए हुए। उसमें जो 70 के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ जी, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और वो गार्ड अभी आप जाके देख लें 60-70 साल के बंदे हैं। मैं गया हूँ, ये वीडियो कोई पूछने वाला नहीं है। लेके गया, बिल्कुल मेरे पास था, मैं वो लेके गया हूँ। मैं पहले इमरजेंसी में गया हूँ, नहीं रोका मुझे। उसके बाद मैं बच्चा वार्ड में गया हूँ, नहीं रोका। इसके साथ साथ मैं ये सामने वाले वार्ड में गया हूँ, नहीं रोका। और वार्ड के अंदर गया हूँ
किसी को नहीं पता डब में पिस्टल लगा हुआ है, ये नहीं पता वॉक थ्रू गेट खराब है, ये तो आप रिस्क पे भाई हैं। वॉक थ्रू अगर आप गेट कहते हैं कि इमरजेंसी में गए हैं, पहले तो वॉक थ्रू गेट नहीं था। हाँ। ये उस दिन वाकये के बाद एक उन्होंने वॉक थ्रू गेट लगाया है, जो हमें तो ये लगता था कि फंक्शनल है। अगर आप बता रहे हैं कि मैं वो भी गुजरा हूं वहाँ फंक्शनल से। नहीं है तो फिर आप ये हालात देख लें। बाकी वार्डों में तो कहीं भी नहीं है, ये सर्जिकल टावर है, आपके सामने इतना बड़ा टावर है। यहाँ से चले जाएं आप किसी डॉक्टर वार्ड साहब, में, किसी डॉक्टर के पास चले कितने जाएं। लोगों की आमदोरफ्त है यहाँ पे? मैं तो देख रहा हूँ बहुत रश है। जैसे दिल्ली आपने की बताया, एशिया का सबसे बड़ा 5000 की हॉस्पिटल है। ओपीडी है, दिल्ली की OPD? 5000 की ओपीडी है। ये इमरजेंसी अलग है जो 3 से 4000 है। अभी आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, सर्जिकल टावर में चले जाएं, यहाँ पे 200-300 बेडेड का हॉस्पिटल है जहाँ पे सारे पेशेंट्स हैं। अब किसी डॉक्टर के पास किसी तरह जा सकते हैं, किसी पेशेंट के पास जा सकते बिल्कुल हैं, ऐसा है। कोई पूछने वाला नहीं है आपको। अभी उसी से 4 दिन पहले हमारी एक फीमेल डॉक्टर थी जो प्रेग्नेंट थी, उसके ऊपर हमला हुआ है खंजर के साथ। यही ये हॉस्पिटल हालात इसी हॉस्पिटल में, ये सर्जिकल टावर में। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चंद रहनुमा यहां पर मौजूद थे। डॉक्टर्स का कहना था कि हमने मुतअद्दिद बार इस जानिब तवज्जो दिलाई है, हुकूमत टस से मस नहीं हो रही सही कसर मौजूदा एमएस म्यू अस्पताल पूरी कर रहा है। खुसूसी तौर पर जिन कंपनीज को ठेका दिया गया है वो पूरे गार्ड्स फ्राहम नहीं कर रही, और जो सरकारी गार्ड्स हैं उनकी ड्यूटीज अक्सर मुख्तलिफ महकमों में लगा रखी है या फिर सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। यहाँ पर गार्ड्स की शदीद किल्लत है। उन्होंने बताया कि 60 सरकारी और 70 प्राइवेट गार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। साल साल से एक ही कंपनी को ठेका दिया जा रहा है। मेरे ख्याल में इसी हालत में आप एमएस ऑफिस भी चले जाएं तो वहाँ पे भी आपको नहीं रोका जाएगा। आज भी वाक़या पेश आया है कि जब गार्ड को उधर ही इमरजेंसी में जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था वहीं पे मार पड़ी थी। जिसने एमएस से बेजा शिकवे किए। उन्होंने कहा कि एमएस साहब की तवज्जो सिक्योरिटी की जानिब नहीं है और ना ही डॉक्टर्स की सिक्योरिटी की जानिब। जब से ये वाकया पेश आया है डॉक्टर्स इंतहाई खौफ व हरास में जी रहे हैं, लेकिन एमएस साहब की जानिब से एक बार भी उनकी हालत नहीं पूछी गई और ना ही उन्हें हौसला दिया गया है। जी डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? ये सारी एक्सप्लेन तो कर दी इन्होंने, लेकिन आप ये बताएं कि स्लैब को कवर कैसे किया जा सकता है? कि सारे 260 गार्ड यहाँ पे होने चाहिए और प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए और वॉक थ्रू गेट वर्किंग में होने चाहिए। अक्सर जगहों पे दरबारों में चले जाना वॉक थ्रू गेट वर्किंग में नहीं होते। इसमें मैं आपको एक दो बात और कहूँगा कि अगर आप इसी हालत में जो आपने बताया कि आपने इस चीज़ के साथ, मेरे ख्याल में इसी हालत में आप एमएस ऑफिस भी चले जाएँ तो वहाँ पर भी आपको नहीं रोका जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी की ये हालत है। ठीक है, और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आज भी वाक़या पेश आया है कि जब गार्ड को उधर ही इमरजेंसी में जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था वहीं पे मार पड़ी थी। तो सिक्योरिटी के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि लेजिस्लेशन हो। ठीक है, हमारे मुल्क में कानून जो है बराए नाम है, लेकिन चलें कुछ थोड़ा बहुत डर खौफ तो होगा कि क्योंकि आलमी कवानीन के मुताबिक जो है ना अस्पताल एक ऐसी जगह है जो कि जंगों में भी जिन्हें जो है ना छोड़ा जाता है। ठीक है, जहाँ पे जो है ना कोई भी दंगा जी कोई तो दुश्मन भी फायरिंग नहीं करता। दुश्मन भी फायरिंग नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि अस्पताल में दंगा फसाद को जो है ना जंगी जुर्म समझा जाता है पूरी महज़ब दुनिया में। हमारे यहाँ अस्पताल वाहिद जगह है जहाँ पे एक इंसान को इतना यकीन तो होता है कि वो घर से आता है, चोर दरवाज़ा समझें या सामने का दरवाज़ा, सामने के दरवाजे से आज आपने घुस के देख लिया, आपको किसी ने नहीं रोका, ये तो उसकी मेहरबानी। उस दिन वो बैक डोर से आ गया, अगर वो फ्रंट डोर से भी आया होता तो वो यही करके गया होता। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि लेजिस्लेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है। आवाम के जहनों में ये सवाल था कि पिछले हाल ही में हमने हड़ताल की थी, तो हड़ताल डॉक्टर्स क्यों कर रहे हैं? तो इस वाक़े से ना ये साबित हो जाता है कि अच्छा, हड़ताल इस वाक़े क्यों से पहले आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था? जी, चिल्ड्रन अस्पताल में जो वाक़या हुआ था उसके बाद से कि ये इनिशिएटिव तो हमारा तकरीबन 10 साल से है। हमने और तो ये भी देखा वाईडीए को। जी सर, अक्सर एहतजाज जो है वो वाईडीए और उसमें ना, और उसमें ये है कि कम से कम 2012-13 से हम इस मूवमेंट को लेके चल रहे हैं। और उसमें सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ म्यू अस्पताल चिल्ड्रन अस्पताल में हो रहा है। इस वक्त हमारे BHQs भी सेफ़ नहीं है, हमारे RHCs भी सेफ़ नहीं है, THQs DHQs जहाँ से आवाज़ें पहुँच ही नहीं पाती हैं, जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद जो पर रिमोट एरियाज़ में है, जो रिमोट एरियाज़ में है। ठीक है, तो उसके लिए हम तकरीबन 10 साल से जो है ना कर रहे हैं। अभी भी जो है ना CM साहब ने हमें वादा किया हुआ है कि वो इसको पास करेंगे। तो मेरे ख्याल में इससे पहले कि ये वाक़यात मज़ीद बढ़ें, तो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 15 से 20 FIRs तो
डॉक्टर्स ने अपनी मुद्दत में दर्ज कराई हैं, पिछले मंथ में डॉक्टर्स ने अपनी मुद्दत में दर्ज कराई हैं। तो इसका मतलब फिर यही हुआ कि यहाँ की सिक्योरिटी भी क्या डॉक्टर खुद संभाल लें। ठीक है, इंतज़ामिया किस लिए। और उसमें जो एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का इशू आ रहा था, गवर्नमेंट वाले तो वो तो अफसर शाही की खिदमत में मामूर हैं, उन्हें भर्ती ही इसलिए किया गया था। उनके तो सिर्फ यहाँ से तनख्वाहें जा रही हैं और उनके सामने तो ये CEO MS वगैरह सारे बेबस हैं, क्योंकि वो उनको ना नहीं कर सकते हैं। कोई किसी जज के घर लगा हुआ है, कोई किसी अफसर के घर लगा हुआ है। चलें, इन्होंने उसका मुतबादिल ये लिया कि इन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भर्ती किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें से तकरीबन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को 3-3, 4-4 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली। आप बताएं, मुफ्त में फिर कौन बंदा अपनी जान देना चाहेगा? बददिली से काम कर जी, वो बददिली से काम करेंगे। उनमें से कौन अपनी जान देना चाहेगा, कौन सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करना चाहेगा? तो जब तक ये मसाइल ठीक नहीं होते हैं, अस्पताल ऐसे मैदान जंग बने रहेंगे, हम भी जो है ना बाहर आते रहेंगे, हमारे पास और आपकी फैमिलीज परेशान रहेंगी। क्या बिल्कुल देखें जी, उस दिन अगर उसके रास्ते में कोई डॉक्टर आ जाता, कोई और मरीज़ आ जाता, या मरीज़ के लवाहिकीन में से कोई आ जाता, तो उसने भी गोली का शिकार हो जाना था। बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बात तो यही है कि सिक्योरिटी लेजिस्लेशन पास होना चाहिए, जो बिल है, लेकिन म्यू में जो है ना, मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के हैं एहलकार, वो सेक्रेटरीट में लगे हुए हैं, कोई 60 के करीब। जो हमें उस दिन सिक्योरिटी लैब्स वाले दिन पता चला है, वो भी किसी एडमिनिस्ट्रेशन के एक बंदे ने बताया है कि 60 गार्ड्स हैं जो कि सेक्रेटरीट में लगे हुए हैं गवर्नमेंट के पे। उनको म्यू हॉस्पिटल दे रहा है और उनकी जो है ना खिदमत वो सेक्रेटरीट में कर रहे हैं, हेल्थ सेक्रेटरीट में। तो बाकी जो प्राइवेट के हैं उसकी मैंने बताया आपको, वो लड़का एक उधर ठहरा है, आज भी आए हैं 4 बंदे मेन गेट, एमरजेंसी के मेन गेट पे वो ठहरा है, उसको मार के चले गए हैं। कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई पुलिस नहीं आई, कोई DMS इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई MS नहीं इन्वॉल्व हुआ। नहीं तो सिक्योरिटी वाले दीगर भी नहीं है उसको बचाने के लिए? कोई भी नहीं है वहाँ पे, हैं ही 3-4, एक फर्स्ट फ्लोर पे, एक सेकंड पे, 2 नीचे हैं। बिल्कुल सही है, और आराम से बैठे हैं सर, आराम से ही ठहरे हैं हर कोई। वो आपकी बात दुरुस्त है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आए हुए हैं, और ये जो प्राइवेट लोग हैं इनको 2-2 माह से जब सैलरी नहीं मिलेगी तो वो कहेंगे ठीक है मैं क्या 6 माह, मेरे ख्याल में 6 माह से इनको नहीं मिली। कैसे गुजारा कर रहे हैं? 6 माह से इनको जनवरी की मिली थी, उसके बाद इनको नहीं मिली। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन्हीं की है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। यही चेक देते हैं उनको, यहाँ पे चेक ना दें। चीफ भी मौजूद होगा? होते हैं, सिक्योरिटी चीफ भी हैं। इनका जो कंट्रैक्टर है उससे बात की जाती है, सर मैं सुबह आऊँगा मिलने, सर मैं परसों आऊँगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। उसकी अभी तक नहीं आया। कंट्रैक्ट रिन्यू हो रहे हैं मेरे ख्याल में उनके, पता नहीं इन्होंने क्या करना। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आएगा ना? कंट्रैक्ट के लिए आएगा, और साथ ही थोड़ी बात करेगा, 20 गार्ड और रख देगा, 20 थोड़ा इनको मुस्तैद कर देगा, और उसके बाद जब ठेका ले लेगा महीने बाद फिर वही सिचुएशन। यही कुछ चल और रहा है। ये सामना आपको करना पड़ता है? हमें सामना डेली करना है। मुझे दुख है सर, मैं आपके दुख में इस बराबर का शरीक हूँ। उस दिन जब फायर लगा, मैं ड्यूटी पे ही था, वो हमारी बे से होके ही गया पेशेंट। अगर उसी बे में हो जाता, ये तो एक्सरे रूम के बाहर जाके हुआ ना, तो फिर हम हादसा डिक्लेयर कर देते कि हादसा है। करते तो यही है सर, यही करते हैं अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं, MS को किसी ने पूछा तक नहीं है, वो जो है वो कुआं पे आया तक नहीं है। इस बात पे MS साहब की कोई इंक्वायरी नहीं हुई? कोई इंक्वायरी नहीं हुई। उसको अभी मेरे ख्याल में उसका कंट्रैक्ट रिन्यू किया है कि लेडी एचिसन का एडिशनल चार्ज भी MS का उसको दे दिया है। मतलब ये इतने अहल हैं MS, इतने अहल हैं कि यहाँ पे इस वाक़े को रोक नहीं पाए और लेडी एचिसन का चार्ज भी इनको दे दिया। डॉक्टर्स ने एक और अहम बात का इंकशाफ किया कि एक ही कंपनी को मुसलसल साल हर साल से ठेका दिया जा रहा है। कंपनी के सुपरवाइजर और इसके साथ साथ ठेकेदार टाइम पे तनख्वाहों की अदायगी नहीं कर रहे। प्राइवेट गार्ड्स को 6-6 माह से तनख्वाहें न मिली हैं, इसलिए वो अपनी ड्यूटी गफलत के साथ अंजाम देते हैं या शायद उसमें दिलचस्पी का मुजाहिरा नहीं करते। डॉक्टर्स का कहना था कि इस तरह के बहुत से मामलात सामने आ चुके हैं। एक चिल्ड्रन अस्पताल में भी ऐसा ही वाकया पेश आया था। उसके बाद हमने आवाज बुलंद की कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए, डॉक्टर्स या हॉस्पिटल की सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर ऐसा वाकया पेश आया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ गुज़िश्ता माह में 18 के करीब FIRs डॉक्टर्स अपनी मुद्दत में दर्ज करवा चुके हैं। यानी इस तरह के मामलात अक्सर व पेशतर सामने आते हैं। जिस दिन हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन भी एक वाकया पेश आया। किसी ने गार्ड को थप्पड़ रसीद किए, लेकिन उसका भी कुछ न बना। हम हैरान थे कि इंतजामिया क्यों इतनी कमजोरी दिखा रही है। MS ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ? ਹਾਲੇ ਤੇ ਬੜਾ MS ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ MS ਆਪ ਨਾਲ ਲਿਆ 4 ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, MS ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸਰ गार्ड से हमने बात की, क्या वाकई इनके मसाइल बहुत ज्यादा हैं? एक मखसूस कंपनी को ठेका दिया जाना ये अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ साथ गार्ड्स को तनख्वाहें देना यकीनन उस कंपनी की जिम्मेदारी है। इनको 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली थी। 14,000 रुपए तनख्वाह में गुजारा करने वाले ये गरीब लोग अभी भी इसी कंपनी के साथ मुत्तसिल थे और यहीं पर जॉब कर रहे थे, लेकिन उनको तनख्वाहें न मिल रही थी। गार्ड्स बरस पड़े और अपने दुख हमें रो रो कर सुनाने लगे। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ? ਵਾਚ ਐਂਡ ਵਾਚ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕੋਈ 150 ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧੀ ਗਾਡੀ ਅਗੇ ਝੋੜੂ ਕਰ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੈਸੇ? 14 ਦਾ 14 ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? 14 ਤੋਂ ਅਗਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇਤਨਾ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਾ ਲਓ 14000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 450 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ 14,000 'ਚ ਮਕਾਨ ਰੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਪਏ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ 14,000 ਤਨਖਾਹ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 6 ਸਾਲ। 6 ਸਾਲ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਅਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਠੇਕਾ ਠੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ ਐਮਐਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀਓ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੋਈ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਐਮਐਸ ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਐਮਐਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 60 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 70 ਪੂਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਐਮਐਸ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਦੌੜ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹੂਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਆਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ 14,000 'ਚ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੇ। ਸਗੀ ਤਾਈ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੇਰੀ ਸਗੀ ਤਾਈ ਦਾ ਚਲਿਸਮਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸਗੀ ਤਾਈ ਦਾ ਚਲਿਸਮਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਐਮਐਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ? ਹਾਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਐਮਐਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਐਮਐਸ ਆਪ ਨਾਲ ਲਿਆ 4 ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਐਮਐਸ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਮਐਸ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਐਮਐਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਫਤਖਾਰ ਨਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਐਨੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-4 ਮਹੀਨੇ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਾਰ ਨੌਕਰੀ? ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 14,000 ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਵਧਾਵੇ। ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 16 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨਾ ਵਾ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤੂਫਾਨ ਹੋਵੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸਰ ਉਹ ਮਕਾਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਰਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 200 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਊਟੀ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਬੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਰਾ ਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਫਲਾਣੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਰਡ ਖਾਨ ਤੇ 200 500 ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੰਦਾ 500 ਦੇਵੇ 13,500 ਤਨਖਾਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੇਟ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 200 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
ਹਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਰੇਟ ਤੇ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਦੀ 1500 2000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਗੇਟ ਪਾਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੇਟ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਾਉ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੇਟ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ 100 ਰੁਪਏ ਮੁੱਠੀ ਲਾਓ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਲਾਈਓ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਅੰਦਰ ਲਾਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਓ ਤੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਾਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟਾਵਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਖਲੋਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੁੱਠੀ 100 ਰੁਪਏ ਲਾਓਗੇ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੱਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ 100 ਤੇ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਾਰਡ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਿਸਟਲ ਵਾਲਾ ਵੜਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੁੰਦਾ, हर काम पैसे का। अल्लाह आसानी करे जी। आज हम आपके वार्ड्स में पिस्टल और ग्रेनेड के साथ गए हैं, किसी ने नहीं रोका हमें। आपके 260 लोगों की यहाँ पे ड्यूटी अपॉइंटमेंट है आप लोगों की, और यहाँ पे सिर्फ 60 लोग ड्यूटी कर रहे हैं, बाकी 200 लोग कहाँ पे हैं गार्ड्स? हम तमाम तरह हक़ाइक़ जानने के लिए जब ऑफिस पहुंचे तो यहाँ पर एमएस साहब मौजूद नहीं थे। एमएस म्यू अस्पताल की मौजूदगी में इस तरह का वाकया उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। यहाँ डीएमएस से मुलाकात हुई, हमने डीएमएस साहब से रिक्वेस्ट की और बात करने की कोशिश की एमएस म्यू अस्पताल लाहौर से, ताकि उनके गोशगुजार ये तमाम तर मामलात किए जा सकें और उनसे सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की यकीन दहानी ली जा सके। लेकिन एमएस साहब का कहना था कि परमिशन लेकर आना चाहिए था और इसके साथ साथ मेरी इजाजत के बगैर आप शूट भी नहीं कर सकते थे। आज हम आपके वार्ड्स में के साथ गए हैं, किसी ने नहीं रोका हमें। पिस्टल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था, ग्रेनेड मेरे हाथ में था, किसी गार्ड ने नहीं रोका। मैं तो एमएस साहब से यही पूछने आया। पिस्टल की समझ आ गई। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। सर पीएनएन न्यूज़ से कुछ रिपोर्टर्स आए हैं, इंटरव्यू करना चाह रहे हैं सर। 5-7 मिनट देते। सर वो कह रहे हैं कि कोई भी इंटरव्यू दे दे, वो जो वाकया हुआ है इमरजेंसी में उस पर। जी सर ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं सर? को 5-7 मिनट दे दें, बंद कर। हमने एमएस साहब से गुजारिश की कि आप यहां पर मौजूद हों या फिर हमें फोन पर अपना मौक़िफ़ दें। उनका कहना था कि बिल्कुल नहीं दूंगा, यानी वो इतराज़ात जो डॉक्टर्स की जानिब से लगाए गए या यहां पर लोगों की जानिब से जो इतराज़ात थे उनका जवाब एमएस साहब नहीं देना चाहते थे। हमने डीएमएस साहब से खुलकर बात की। एक सुपरवाइज़र दे दें सर, सुपरवाइज़र। सर इसके लिए ना जो भी होता है हमारे पास अक्सर टीम्स आती हैं, इसके लिए एक पहले परमिशन चाहिए होती है सीओ साहब से या एमएस साहब से। सीओ साहब कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर हारून हामिद, बच्चा वार्ड के प्रोफेसर हैं यूनिट 1 के। तो वो यहाँ रिटर्न में अथॉरिटी देते हैं कि ये आई डेडिकेट दिस अथॉरिटी टू फ्लां टू कंडक्ट दिस इंटरव्यू ऑफ मीडिया चैनल फ्लां फ्लां, ठीक है। तो उसके नीचे वो साइन स्टैम्प रिटर्न में इशू करते हैं, फिर वो ऑथराइज होते हैं। अदरवाइज सख्ती से मना है किसी भी एएमएस को भी। अच्छा इन मना है लेकिन पिस्टल मना नहीं है? नहीं सर देखिए मेरी बात सुने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी तरफ से मना है, लेकिन ये और हम अब इसको चीज़ को ना डिज़ाइन भी शायद करेंगे किसी एमएस साहब टेकअप भी करते हैं इस चीज़ को ना, कहीं वो डिस्कस कर रहे हैं। एमएस साहब तो सर उनके ढारस बंधाने के लिए नहीं गए वहाँ पे, मतलब जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद एमएस साहब तो ऑफिस से नहीं निकले। ये वाक़या शाम में हुआ तो अगले दिन, चलें शाम को भी हुआ है तो डॉक्टर्स वहीं पे थे बेचारे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। सीओ साहब गए हैं सर इस चीज़ के लिए, तो फिर एमएस साहब भी बता सकते हैं आपको। मैं आई एम नॉट द राइट पर्सन के जिसको आप कहेंगे।
एमएस साहब से हमने इस्तदा की कि हमें सिक्योरिटी चीफ से मिलवाया जाए ताकि वो ही अपना मौक़िफ़ दे दे कि आखिर सिक्योरिटी में इतने लैप्स क्यों हैं, मरीज और लवाहिकीन इस कदर परेशान क्यों हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी शख्स पिस्टल लेकर कैसे आ सकता है, लेकिन उन्होंने इस पर भी माजरत की। अभी मैं एमएस साहब से बात कर रहा हूँ। बॉस हैं एमएस साहब कहते हैं कि जी आप बगैर परमिशन के शूट नहीं कर सकते। जी जी, मतलब मैं प्रोग्राम नहीं बगैर परमिशन के शूट कर सकता। एक बंदा बाहर से आके बंदा शूट कर जाता बगैर परमिशन के। वो एमएस साहब से आके उसने पूछा था शूट करने से पहले कि मैं शूट करूँ इसे। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मतलब ये एमएस साहब की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है। ठीक है। जी, जी। मुझे पता चला है कि 260 लोगों की ड्यूटी है, आप लोगों की यहाँ पे गार्ड्स की, जिनको ठेका दिया हुआ है। और ठेके कैसे दिए जाते हैं, आई नो कि कैसे दिए जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ 60 लोग ड्यूटी कर रहे हैं। आपके मेटल डिटेक्टर है नहीं किसी गार्ड के पास। ये मैं आपको सिर्फ नोट करवा रहा हूँ। आप ठीक है नहीं। मैं अगर एमएस साहब होते ना, उनसे दो बदू बात करता कि भाई ये क्या रीजन बिल्कुल क्या आप है। वो बिल्कुल राइट फोरम भी था। वो जवाब ही नहीं देना मैं चाहते। तो सिर्फ एक्टिव इश्यूज। सर आप ये देखिए ना, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं कि आपकी ड्यूटी नहीं है। नहीं लेकिन लेकिन मैं- मेरी लेकिन इस चीज़ के लिए नहीं है। इस सिर्फ मतलब जवाब मरीज़ नहीं के- दे सकते। फ़र्ज़ करें एक मरीज़ आता है जी, मुझे चेकअप नहीं हो रहा, रश है, डबलिंग हो गई है बेड पे, उसको जाके वहाँ पे एड्रेस कर लेना, बेड टूटा हुआ है। मुझे भी इस इशू चीज़ है, को मैं भी देख- आम आदमी हूँ। मैं भी आम आदमी हूँ, मेरी लड़ाई हुई है। उसके बाद मैं यहाँ पे एलसी लेने आया हूँ। मुझे डर है कि मुझे यहाँ पे शूट कर जाएंगे। मैं एमएस साहब के पास आया हूँ कि सर आपके गार्ड्स को ज़रा चौकन्ना कर दें कि कोई एंटर ना हो। क्या मैं बिलीव कर सकता हूँ कि वाकई कोई एंटर नहीं होगा असले के साथ? सर ये जो अब आपने एमएस साहब का नाम इसी पे वही कमेंट कर सकते हैं ना। आई एम नॉट द राइट मैं पर्सन। सिर्फ सर अर्ज ये कर रहा हूँ हुक्म। कि आप जब हम चले जाएंगे, ज़ाहिर है एमएस साहब को तो इस बात पे तो बहुत सीख पाओगे वो कि आपने प्रोग्राम क्यों रिकॉर्ड कर लिया। वो तो होंगे कि मेरी इजाज़त के बगैर, परमिशन के बगैर ऐसा क्यों हो गया। लेकिन मैंने तो वो दिखाना है कि जो हो रहा है यहाँ पे, कि ना तो गन को रोका जा रहा है, ना मेटल डिटेक्टर यूज़ किया जा रहा है, ना यहाँ पे आपके वॉक थ्रू गेट वर्किंग में है। आपके 260 लोगों की यहाँ पे ड्यूटी अपॉइंटमेंट है आप लोगों की, और यहाँ पे सिर्फ 60 लोग ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी 200 लोग कहाँ पे हैं गार्ड्स? आपके दो गार्ड मेन पे खड़े हैं, अंदर कोई गार्ड ही नहीं है। जो है वो बैठा हुआ है। जो प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया हुआ है एमएस साहब ने, ये उनको बता दीजिएगा कि Yeah, I वो will wait. वो सिर्फ 70 लोग हैं और उन 70 लोगों को 6-6 माह से तनख्वाह नहीं मिली। बिल्कुल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल ये नहीं है, लेकिन ठेका जब दे रहे हैं तो आपको तो वो गार्ड चाहिए जो दिल से ड्यूटी करें, जिसको बेचारे गरीब आदमी को 6 माह से ड्यूटी वो नहीं बिल्कुल मिली सही तनख्वाह। है, ऐसे ही। वो कैसे करेगा सर? बिल्कुल ठीक है। एमएस साहब तो जवाब नहीं देना चाहते सर। बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो उन्हीं का मुझे तो नहीं लग रहा सर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वो चेयर पे बैठने आए हैं सिर्फ। सर ये हेड को ये टेंशन होती है कि मेरे इंस्टीट्यूशन में सब ठीक चल रहा है। उनको हम बताएंगे कि आपके इंस्टीट्यूशन में कुछ ठीक नहीं चल रहा। आप लोगों के लिए आए हम कि आप लोगों की जाने खतरे में। आप सुबह आते हैं यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट है सब, कि जो मर्जी जैसे मर्जी असला लेके आए। हम आपके पिछले महीने की जो FIRs हैं डॉक्टर्स की मुद्दत में, उनकी तादाद 18 है, 18। अभी आपकी जो एक डॉक्टर के ऊपर चाकू से हमला किया गया था कुछ दिन पहले, वो भी एमएस साहब के नोट, लेकिन कुछ नहीं। वो इंक्वायरी कमेटी बनाई है, अभी तक उसकी कोई इजलास नहीं हुआ। अब ये बातें एमएस साहब मुझे, उन्हें पता है कि जवाब नहीं दे पाएंगे। वो सिक्योरिटी इंचार्ज भी नहीं दे रहे आप। सिक्योरिटी इंचार्ज सिक्योरिटी सुपरवाइजर होता है। हाँ जी एक सिर्फ दे दें, हमने गार्ड से बात करनी है। सर देखिए मेरी बात सुने, मैं आपसे, आपने अभी बात की है, वो मेरे ऊपर बात आएगी, ठीक है। मुझे इन्होंने कहा कि नहीं आपने कोई चीज़ करवानी या करनी। अगर आप सुबह आ जाएं तो सर सारा हॉस्पिटल ही अच्छा, आपका मैंने होना है। पूरा प्रोग्राम शूट कर लिया है, आपको पता ही नहीं है, किसी को नहीं पता। बिल्कुल ठीक है। जो आ जाता है उसको परमिशन मिल जाती है, मतलब जो आएगा नहीं, वो जो- नोटिस में आ जाता है। नहीं, ये रूल जो बनाया हुआ है ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा पुराना बनाया हुआ है। तो इसका मतलब चीज़ें तो वो सामने आएगी जो एमएस साहब चाहते हैं, नहीं आप लेकिन मैं वो सामने लाना चाहता हूँ जो एमएस साहब नहीं चाहते कि सामने आए। नहीं, आप वो लाइन जो हकीकत है, बिल्कुल आपका मैं- तो काम ही है ना। बिल्कुल ये हकीकत मैं उनको दिखाऊंगा और बताऊंगा भी, और इंशाल्लाह, आपके नोटिस मैंने दे दिए हैं। आप उन्हें कन्वे मैं करें convey कि सर सिक्योरिटी के जो गार्ड्स आपने सेक्रेटेरिएट और उधर डिप्यूट किए हुए हैं ना, उनको वापस बुलाएं। आप लिख के भेजें प्राइमरी एंड सेकेंडरी को, या उसको दूसरे डिपार्टमेंट को अपने हेल्थ के, कि आप भाई वहाँ से वापस भेजें, ताकि मैं ये आपके आपका डॉक्टर्स मैसेज की दूँ। सिक्योरिटी तो जी, हो ना सर। और उन्होंने कहा वॉक थ्रू गेट वो ख़राब है जो इमरजेंसी पे लगाया हुआ है, अगर मतलब नहीं तो गार्ड उठ के चेक भी नहीं करता वहाँ पे। वो वॉक थ्रू गेट शायद मेरा ख्याल है ठीक है, बट ये गार्ड की तरफ से लैप्स होगा। हाँ बस ये लैब ज़रूर हैं, लैब ज़रूर हैं सर।
और मेटल डिटेक्टर तो किसी जगह पे नहीं है सर। आप ठीक कह रहे हैं। टीम कौन पूछेगा? वजीर आला पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान और इसके साथ साथ इंतजामिया से मुतालबा करती है कि गार्ड्स के इन मसाइल को हल करके सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाए। एशिया के सबसे बड़े अस्पताल में सहूलियात का फुकदान न हो और इसके साथ साथ सिक्योरिटी भी बेहतर होनी चाहिए। एमएसएमयू अस्पताल को चाहिए कि आला ज़र्फी का मुजाहिरा करते हुए वो अस्पताल के तमाम मामलात पर नजर रखें और बिलखुसूस सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाएं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर यहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स क्यों हैं? सिक्योरिटी कंपनी को दिए जाने वाला ठेका क्या मेरिट पर है और क्यों आखिर सिक्योरिटी कंपनी यहाँ के गार्ड्स को बर वक्त अदायगी नहीं करती? ये वो तमाम तर सवालात हैं जिनका जवाब एमएस साहब ज़रूर देना चाहते होंगे, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम कोशिश करते रहे कि उनसे कोई ना कोई बात हो जाए, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से कतराते रहे। आखिर क्यों? क्योंकि एमएस यहाँ के जिम्मेदार हैं और एशिया का सबसे बड़े अस्पताल म्यू अस्पताल के अंदर इस किस्म के वाकयात होना, ख़वातीन को हरासा करना और गार्ड्स को तनख्वाहें ना मिलना, ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, यानी नाकामी है। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।